हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी में चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्यामिति। क्या नाम है? ट्राइंगल यानी त्रिभुज, जिसका त्रिभुज है, ठीक है ना। और प्रश्नावली 6.4 देखेंगे। ज्यामिति में हम प्रश्नावली 6.3 तक समाप्त कर दिए। मैथ जो है तुम लोग को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 चल रहा है, ठीक है ना। और तुम लोग को त्रिकोणमिति समाप्त कर दिया, त्रिकोणमिति तुम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। आज जो है चैप्टर को समाप्त कर देंगे। उसके बाद कल स्टार्ट करेंगे तुम लोग को केमिस्ट्री चैप्टर 5। अच्छा, केमिस्ट्री चैप्टर 5 खत्म होगा तो तुरंत स्टार्ट करेंगे फिजिक्स चैप्टर 5, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद जब चैप्टर फिजिक्स समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारा केमिस्ट्री फिजिक्स पूरा समाप्त है। क्योंकि जब छठा चैप्टर जो है केमिस्ट्री में और छठा चैप्टर जो है फिजिक्स में वो बहुत छोटा है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना है, उसको तुरंत समाप्त कर देंगे। और उसके बाद तुम लोग को बता देना चाहते हैं कि आज जो है 12 बजे लाइव आएंगे। फिर 12 बजे लाइव आएंगे। तुम लोग को सोशल साइंस का जो VBI ऑब्जेक्टिव रहेगा उसका तुम लोग को आंसर देना, उसका हम पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा उसको बताएंगे, ठीक है ना। 12 बजे फिर लाइव आएंगे, 12 बजे लाइव आएंगे। सोशल साइंस का तुम लोग को क्वेश्चन आंसर बताना है, ठीक है ना। और बता देना चाहते हैं तुम लोग को जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर ले। आया उठो मेरा जो नया चैनल है जिसमें हम कॉमेडी करते हैं, जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग, VLOG ब्लॉग, ये मेरा ये चैनल है, ठीक है ना। इसमें मेरा कुछ कॉमेडी वाला वीडियो रहता है तो उसको भी तुम सब्सक्राइब कर सकता है, मेरा फोटो देख के करना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6.4 पढ़ने से पहले जब इसका इंट्रोडक्शन बताए थे कहाँ पर, तो इंट्रोडक्शन बताए थे तुम लोग को 6.2 में बताए थे। लेकिन फिर इंट्रोडक्शन कुछ बता रहे थे जो इसमें यूज होगा, तुम लोग थर्स पढ़ने बताए थे ना। थर्स पढ़ने में क्या पढ़ाए थे? थर्स पढ़ने में तुम लोग पढ़ाए थे क्या कि ABC और यहाँ DE पढ़ाए थे। तुम लोग पढ़ाए थे थर्स पढ़ने में क्या पढ़ाए थे? अगर DE समांतर BC, DE समांतर BC हो तो AD बटा DB पढ़ाए थे। AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। हम इस सब इसलिए फिर बता रहे हैं क्योंकि अभी यूज होगा, इसका यूज होगा। इसको पढ़ा दिए थे हम, फर्स्ट दिन पढ़ाए थे ना। लेकिन फिर जो थर्स प्रमेय का विलोम, थर्स प्रमेय को हम बोले थे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, और थर्स प्रमेय के विलोम को बोले थे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम बताए थे। ये हो गया थर्स प्रमेय के अनुसार, हो गया ना। जब DE समांतर BC, जब DE समांतर BC तब भुजा क्या अथी, तो AD बटा DB, AE बटा EC होता है। हो गया थर्स प्रमेय से। थर्स प्रमेय के विलोम क्या बोले थे? थर्स प्रमेय के विलोम बोले थे कि यह आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम बोले थे कि यहाँ पर कि AD बटा DB और AE बटा EC दिया हो। क्या दिया हो? AD बटा DB और AE बटा EC दिया हो। यहाँ तो क्या दिया था? यहाँ ये दिया था तो ये हो गया, ये हो गया थर्स प्रमेय के अनुसार, हो गया ना। अब यह दिया हो यानी थर्स प्रमेय के उल्टा दिया हो तो हो जाएगा ये दोनों समांतर ना, हो जाएगा। ये सब तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, अच्छा से पता है ना। फिर यहाँ पर और क्या क्या यूज होगा तो बता रहे हैं। मिटाने वाला लाओ, दे डस्टर लाओ। और क्या क्या यूज होगा बता रहे हैं तुम लोग को। और यहाँ पर जो यूज होगा अभी हम बता रहे हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तुम लोग को बता चुके हैं जब हम बता रहे थे 6.2, जब तुम लोग को हम बता रहे थे उसमें बताए थे, याद है तुम लोग को? 6.2 बता रहे थे, याद है? चल देखें क्या बोल रहे हैं हम, जो बोल रहे हैं समझ तुम लोग। क्या बोल रहे हैं कि समरूप त्रिभुज, क्या बोल रहे हैं? समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात किसके किसके बराबर होता है? तो देखिए यहाँ पर नंबर 1, उनकी संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। समझा गया तुम लोग को? जैसे मान लो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, मान लिए एक त्रिभुज यहाँ बना दिया हम ABC, क्या बना दिए? ABC। अभी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं तब अभी स्टार्ट करेंगे। और एक त्रिभुज यहाँ बना दिए हम DEF, क्या बना दिए? DEF। और बोल दिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या क्वेश्चन हम बोल रहा है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। क्या बोल दिए कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप बोले तो इस तरह, और सर्वांग बोले तो इस तरह, बताए थे ना। तो बोल दिए कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। क्या है? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं यार? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी यहाँ पर हम बोल दिए क्या? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?
तो उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होगा। तो ए बी का संगत क्या होगा? डी होगा ना होगा। तो ए बी का संगत डी। अब बोल रहा है उनके संगत भुजा के वर्ग, वर्ग बोले तो स्क्वायर, वर्ग बोले तो यानी स्क्वायर के बराबर होगा। समझ तुम लोग आया ना? समझ आया तुम लोग को? बराबर बी सी की संगत क्या होगा? ई एफ। क्या होगा? तो बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का संगत क्या होगा? डी एफ। क्या होगा? तो ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर कौन होगा इसके बराबर? इसके बराबर होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, यानी त्रिभुज ए बी सी। क्या बोल रहे हैं यहाँ? बोल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना? यहाँ बराबर दे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। समझ आ गया तुम लोग को? यानी जब दो त्रिभुज समरूप दिया रहेगा और उनका भुजा का अनुपात दिया रहेगा, बोलेगा क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो भुजा को तुरंत कर देना है वर्ग। क्या कर देना है? निकल जाएगा। मान लो कि इसका यहाँ ध्यान दे, मान लो ए बी दे दिए 3 और डी ई दे दिए 4। कितना दे दिए? उल्टा दे दिए। ये छोटा थोड़ा है तो इसको 2 देते हैं। कितना देते हैं? 2 दे दिए ना। अब बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। इसका ए बी और डी ई भुजा दिया हुआ है, 3 है, ई 2 है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो जब भुजा जब दिया हो तो उसका वर्ग करते हैं। जब भुजा दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए वर्ग करते हैं। तुरंत वर्ग कर देंगे। 3 3 9 2 2 4 यानी 9/4 हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 9/4। उसमें क्या मान लो यहाँ पर दे दिए कि और ये मान लो कि अब ये हम इसका भुजा हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना? ये मान लो दे दिए हम 4 और ये दे दिए 3, ठीक है ना? तो ये भुजा की लंबाई कितना है? 4 है। ये भुजा की लंबाई कितना है? 3 है। हम बोल दिए कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या है? तो बताएंगे, तो तुम लोग को पूछेगा बताओ तुरंत कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो तुरंत कर देना। देखो यहाँ बी सी ई एफ है ना, ना है तो तुरंत बोल देना 416 और 3 तिहाई 9, 416 और 3 तिहाई 9। समझ आ रहा है ना? यानी जब भी भुजा का अनुपात दिया रहेगा, भुजा का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो तुरंत कर देना वर्ग। क्या करना है? वर्ग। समझ आ गया ना? लेकिन जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, अब भुजा का अनुपात पूछ रहा है तो वर्गमूल करना है ना। समझ तुम लोग आया? समझ आ गया ना? ऐसे मान लो ये दे दिए हम 100। कितना दे दिए? इसका क्षेत्रफल कितना दे दिए? इसका क्षेत्रफल दे दिए 100 मीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल दे दिए हैं 81 मीटर स्क्वायर, 81 मीटर स्क्वायर। अब बोलेंगे कि बता दो इसका कि भुजा का अनुपात क्या होगा? यानी ए बी बटा डी ई का मान, बी सी बटा ई एफ का मान और ए सी बटा डी एफ का मान क्या होगा? तो क्षेत्रफल देले है, इसका वर्गमूल कर देंगे तो हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10, 81 का वर्गमूल 9। ऐसे क्वेश्चन आना फिक्स है तुम लोग को परीक्षा में। इससे 1 से इससे 2 क्वेश्चन आना फिक्स है, तो काफ़ी इजी रहता है ना? रहता है। मन में कर देगा तुरंत। भुजा देले रहेगा तो वर्ग करना है, क्षेत्रफल देले रहेगा तो वर्गमूल करना है। समझ आ गया ना? बस बन गया। समझा तुम लोग? इतना तो कोई दिक्कत? दूसरा नंबर क्या होता है? अब तुम लोग बोलेगा क्या कि जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो खाली भुजे के वर्ग के अनुपात समानुपाती होता है कि और किसी का समानुपाती होता है? तो और समानुपाती होता है। इसका ऊंचाई के भी समानुपाती होता है। किसका होता है? ऊंचाई को ही बोलते हैं शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं? शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्ष से डाला गया लंब। तो और क्या होता है? तो और उनकी संगत ऊंचाई, उनकी संगत ऊंचाई के भी समानुपाती होता है। संगत ऊंचाई का भी समानुपाती होता है। यानी भुजा के अनुपात, भुजा के वर्ग के समानुपाती तो होबे करता है, उनके संगत ऊंचाई का वर्ग का भी समानुपाती होता है। वर्ग का भी समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। समझ तुम लोग का आया? जैसे मान ले इसका ऊंचाई दे दिए हम कितना है? इसका ऊंचाई दे दिए 5, इसका ऊंचाई दे दिए 4, ठीक है ना? अभी हम भुजा का अनुपात नहीं दिया, अभी दे दिए हम ऊंचाई का अनुपात। क्या दे दिए? आप बोल दिए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज। तो पूछेगा बता दो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो करेंगे वर्ग, क्षेत्रफल पूछा तो करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 बटा 16, 25 बटा, बस बन गया। समझा तुम लोग? समझा तुम लोग? यानी यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। तो भुजा तो लिख दिए, अब लिख देंगे ऊंचाई। क्या लिख देंगे? तो ऊंचाई का, ऊंचाई जो भी रहे, जैसे यहाँ ऊंचाई क्या है, यहाँ ध्यान दें, ऊंचाई डायरेक्ट लिख देते हैं ऊंचाई। आज यहाँ लिख दिए ऊंचाई। क्या लिख दिए? ऊंचाई। ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ ऊंचाई ए डी है, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? डी एफ है। यहाँ डी दे दे, यहाँ एफ दे दे, डी एफ है ना? है? अरे या ऊंचाई को ही बोलते हैं शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं? ठीक है ना?
और किसी का भी अनुपाती होता है तो हाँ माध्यिका का भी होता है। किसका होता है? अब माध्यिका तुम लोग को हम बता चुके हैं कल जब पढ़ाए थे तुम लोग को हम 6.3, तो माध्यिका काफ़ी अच्छा बता चुके हैं, बताए थे। माध्यिका किसको कहते हैं? तो माध्यिका उस रेखा को कहते हैं जो जिस भुजा पर आएगा उसको मध्य से काट देगा, यानी मध्य से काटने वाला रेखा को, मध्य से काटने वाला रेखा को माध्यिका कहते हैं। ऐसे मान लो त्रिभुज है, त्रिभुज बना दिए ना, ठीक है ना। यहाँ से एक रेखा आया और इसको मध्य से काट दिया, इसको क्या किया? इसको मध्य से काट दिया, यानी दो बराबर भाग में बांट दिया, तो हो गया माध्यिका। क्या हो गया? माध्यिका। समझ तुम लोग आया? तो माध्यिका के भी वर्ग के समानुपाती होता है, माध्यिका के भी वर्ग के समानुपाती होता है। समझ आ गया ना? यानी भुजा के वर्ग के समानुपाती तो होबे करता है, अगर ऊंचाई दिया रहेगा तो उसका भी वर्ग कर देना, यानी ऊंचाई के वर्ग के भी समानुपाती होता है, माध्यिका के वर्ग के भी समानुपाती होता है। समझ आ गया तुम लोग को? अगर मान लो है कुछ वृत्त, कौन सी है? तो वृत्त में क्या रहेगा? त्रिज्या रहेगा। वृत्त में क्या रहेगा? त्रिज्या रहेगा, तो त्रिज्या के भी समानुपाती होगा, त्रिज्या के वर्ग का भी समानुपाती होगा। अब बोलेगा त्रिभुज में त्रिज्या कहाँ से है? त्रिभुज का हम बात नहीं कर रहे हैं, वृत्त का बात कर रहे हैं। ऐसे ही बता देते हैं, क्या कभी कभी वृत्त में भी पूछ जाता है कि मान लो कि इसका त्रिज्या कितना है? इसका त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो तुरंत कर देना है, 3/3 9 7 49, तो साथ बता दें, कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया ना? तो त्रिज्या के भी स्क्वायर के समानुपाती होता है। त्रिज्या का स्क्वायर के समानुपाती कौन होता है? तो होता है वृत्त। कौन होता है? कोई दिक्कत है? सब कुछ सीख गया ना? तो अब इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या करते हैं? इतना था थ्योरी इसका, इतना क्या था इसका? थ्योरी था। अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बारी बारी सब बना लेना है। तुम लोग को लिखना है क्या? जल्दी लिख। चलो क्वेश्चन नंबर 1 एकदम ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट तुम लोग से बन जाना चाहिए, कोई हार्ड नहीं है। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, समरूप त्रिभुज DEF यानी दिया गया है। पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर तो लिखना है सबसे पहले दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। चलो एगो ABC बना देते हैं, ABC बनाते हैं DEF। क्या बना देते हैं? DEF बड़ा बनाते हैं, क्योंकि DEF का क्षेत्रफल ज़्यादा है ना, देख ले। तो DEF बना दिए हैं। और क्या बोल रहा है कि दोनों समरूप है, दोनों क्या है? और इनका क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC ज्ञात कीजिए। फटाफट तुम लोग को बन जाएगा, यहाँ लिखना पड़ रहा है तब ऐसे तुम लोग तुरंत बना लेगा। कैसे बनाएगा? तो यहाँ ध्यान दे। अभी जो दिया गया है लिख दे। तो क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दिया हुआ है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 121 सेंटीमीटर। और दिया गया है EF बराबर 15.4 सेंट। यदि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, गलती है किताब में, क्योंकि भुजा स्क्वायर में होता है। यहाँ देखो EF, तो EF भुजा है ना, तो EF भुजा का भी स्क्वायर में होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो यहाँ गलती दिला, स्क्वायर काट देना है, ठीक है ना। तो बोल रहा है BC ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? BC बताना है। क्या बताना है? BC बताना है। BC तो सिंपल तुम लोग बता देगा। तुम लोग क्या पढ़ा था? ये पढ़ाए थे तुम लोग को कि त्रिभुज का, अभी पढ़ाए थे ना कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो, पढ़ाए थे ना, तो लिख देना है यहाँ। क्या लिखना है? यहाँ ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। क्या है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। इसलिए जब दो त्रिभुज समरूप रहेगा तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है, बताए थे। तो यानी AB बटा DE का स्क्वायर, BC बटा EF का स्क्वायर और AC बटा DF का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है? तो हमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, और निकालना हमको ये है, निकालना हमको। तो यह दोनों, तो सबको हम कहाँ लिखेंगे जब खाली यह दोनों बात कर रहा है, बात यह दोनों कर रहा है ना,
खाली दोनों को लिख देंगे। ऐसे लिखें तो सब लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। लेकिन सबको लिखने में फ़ायदा है, हमको ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, तो खाली ये दोनों को लिख तो हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर। समझ आ गया तुम लोग को। अब हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, तो 64 कितना है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 121 लिख दिए। और बी सी हमको पता ना है तो छोड़ दिए। ई एफ पता है कितना है, तो 15.4 लिखे 15 लेकिन यहाँ स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर दे दिए स्क्वायर। अब इसको खाली सोल्व कर दे, क्या करेंगे सॉल्व। तो देखिए 64 का 64 121 का 121 दोनों पर स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बी सी बटा 15.4 लिख दिए। और दोनों पर स्क्वायर है ना, तो घेर के स्क्वायर लिख दें, एक के साथ लिख सकते हैं ना, लिख दिए। हम जानते हैं कि तुम लोग का स्क्वायर को जब बराबर के पार करते हैं तो वर्गमूल में बदलता है, पता है ना। और स्क्वायर को बराबर के पार करेंगे तो कैसे बदलेगा, तो इधर आएगा तो बन जाएगा वर्गमूल। क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो यहाँ आ जाएगा बी सी बटा 15.4 हो गया 64 का वर्गमूल। अभी तुम लोग को पढ़ाए थे तुरंत कि अगर छतफल दिया रहेगा तो तुरंत के उसका वर्गमूल करते हैं भुजा का अनुपात निकालने के लिए, बताए थे। जब छतफल दिया हो तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए वर्गमूल करते हैं, बताए थे। तो वही देखो वर्गमूल कर रहे हैं, भुजा का अनुपात निकालने के लिए वर्गमूल कर रहे हैं। तो 64 का वर्गमूल 8, 121 का वर्गमूल 11 बराबर बी सी बटा 15.4 निकालना है बी सी। तो कहेंगे बी सी तुम इधर रह, इसको बोलेंगे आजा ई पर आजा, तो ई पर आएगा तो हो जाएगा 15 × 4, क्योंकि इधर भाग में इधर आएगा तो 11 से कट रहा है, तो 11 का 11 बच गया बाकी 4 दो यहाँ, तो हो जाएगा 44 दशमलव का दशमलव अगर चौक 44। तो बी सी बराबर क्या हो गया, बी सी बराबर हो गया 14 8 क्या बता 14 8 72 से, यानी 112 दशमलव 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद सेंटीमीटर बस हो गया। BCN बोला निकालना, तो BC मेरा हो गया 11.2 सेंटीमीटर, यानी 11.2 सेंटीमीटर बस बन गया आंसर। क्या लिखना, BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर आंसर। जल्दी छाप, दूसरा करते हैं, जल्दी कर। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक समलंब तुमको बता चुके हैं ना, अरे बंदर समलंब बोल रहा है। क्या बोल रहा है, समलंब का मतलब तुम लोग को बता चुके हैं। समलंब मतलब क्या होता है, समलंब से चतुर्भुज का मतलब होता है कि उसका 2 भुजा समांतर होगा, 2 भुजा समांतर, यानी वैसा चतुर्भुज जिसका 2 भुजा समांतर हो और 2 भुजा समांतर नहीं हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। पढ़ाए थे तुम लोग को, यानी समलंब हो रहा था, समलंब बना लेते हैं। समलंब इस तरह बनता है, इस तरह बनता है समलंब, पता है तुम लोग को, पढ़ाए थे तुम लोग को, इस तरह पहले ही बता चुके हैं। देखो ये दोनों क्या है, समांतर, ये दोनों क्या है, समांतर है। ये दोनों समांतर है। समांतर क्या होता है, समांतर उसको बोलते हैं जो जिसको आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिले और दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो, वो क्या होता है, समांतर। क्या होता है, तो देखिए दोनों को आगे बढ़ाएंगे कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या है, समान। लेकिन ये दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे मिल जाएगा, धीरे धीरे जाके नहीं मिल जाएगा, पीछे सिकुड़ रहा है ना, और दोनों के बीच की दूरी समान नहीं है, समान नहीं है। अब यहाँ ध्यान दे, बोल रहा है कि एक समलंब ABCD, चलो इसका नाम दे देते हैं ABCD में, जिसमें AB समांतर CD, देखो AB समांतर CD। अब बोल रहा है क्या कि विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करता है। इसका विकर्ण जानता है ना, कोना कोनी मिला दो उसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, तो A को मिला दो C से, A को मिला दिए ना, और B को मिला दो D से, मिला दिए। तो बोल रहा है इसका विकर्ण जो है ना, परस्पर प्रतिच्छेद मतलब काटना, कहाँ काट रहा है, तो O पर, कहाँ काट रहा है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD, बोल रहा है जो AB है ना, AB जो है वो 2CD है, क्या है, यानी AB बड़ा है और CD क्या है, छोटा है, इसका मतलब यही हुआ। AB जो है CD के दुगना है, CD के, यानी कौन बड़ा हो गया, AB बड़ा हो गया ना, हो गया, और CD क्या हो गया, छोटा। मैं बोलूँगा अथी, बोलेंगे कि हम मेरे पास तुम्हारे से दुगना रुपया है, तो दुगना मेरे पास ना है, तो हमने बड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार AB के पास CD के दुगना है, CD के, यानी AB बड़ा हो गया, AB। तो देखिए लेकिन यहाँ पिक्चर में हम देख रहे हैं कि मेरा AB छोटा हो रहा है, CD बड़ा हो रहा है, उल्टा हो गया, पिक्चर में उल्टा हो रहा है। तो CD को दे देंगे यहाँ, AB को दे देंगे यहाँ, कोई दिक्कत है। पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि AB छोटा हो गया,
पिक्चर में ए बी क्या हो गया और सी डी क्या हो गया बड़ा, तो उल्टा हो गया। हमको सी क्या है, ए बी बड़ा लेना है, सी डी क्या लेना है, तो ए बी दे देते हैं यहाँ, ए बी दे देते हैं यहाँ दे देते हैं, और सी डी दे देते हैं यहाँ। समझा तुम लोग, समझा क्यों इस तरह की है, कोई दिक्कत? चल यहाँ अब पढ़, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज ए ओ बी यानी ये त्रिभुज, यही हुआ ना, और त्रिभुज सी ओ डी इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम जानते हैं कि किसी का भी क्षेत्रफल का अनुपात बताना है तो किसी का भी क्षेत्रफल का अनुपात बताने के पहले उसको समरूप करना पड़ेगा, ना बताए थे? किसी का भी क्षेत्रफल का अनुपात बताने के पहले उसको समरूप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक समरूप ना होगा, अभी हम क्या पढ़े थे कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो पहले समरूप होगा तब ना समानुपाती होगा, तो पहले करना पड़ेगा ये दोनों को समरूप। क्या करना पड़ेगा? तो जो पहले दिया गया है लिख दे, दिया गया है तो लिख पढ़ा सुना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? तो दिया गया है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज नहीं लिखा हुआ, लेकिन अपना मन से लिख देना है। समलंब चतुर्भुज, 4 को भुजा तो चतुर्भुज न हुआ, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। जिसमें क्या है, तो कौन समांतर है? जिसमें ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर एवं और क्या दिया गया था, और दिया है कि ए बी जो है ना सी डी के दुगुना है, सी डी के इतना चीज़ दिया था, इतना चीज़। अब हमको करना है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताना। अनुपात, तो अनुपात तभी बता सकते हैं क्षेत्रफल का जब उसको समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप, तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जब दो रेखा समांतर हो, जब दो रेखा समांतर हो तो अगर उसको कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रहा हो, उसको कोई रेखा प्रतिच्छेद, तो एकांतर कोण बराबर होता है। पढ़ा है तुम लोग? यहाँ पर मान लो इस तरह इधर काट रहा है तो यहाँ भी एकांतर कोण बराबर होगा। एकांतर कोण, तो यहाँ भी वही होगा, इसके बराबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण है ना, होगा। इसके बराबर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एकांतर कोण है। और इसके बराबर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सम्मुख कोण है। बताया थे तुम लोग को कि सम्मुख कोण हमेशा बराबर होता है। सम्मुख कोण हमेशा, या इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो तीनों कोण, इसका तीनों कोण के बराबर हो गया। तो ए यानी कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप। जब समरूप हो जाएगा तो बताना इजी है, समझ तुम लोग आ गया। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है क्या, हमको बताना है त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। यही बताना है, यही बताना है। चलो अब करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं, परमान। क्या लेते हैं, परमान। तो क्या परमान लेना है, तो पहले लिखो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ डी में लिख दिए ना। लिखना है यहाँ, क्या लिखना है, यहाँ ए बी समांतर क्या है, सी डी। क्या है, ए बी समांतर सी डी। इसलिए ई कोण बराबर ई कोण हो जाएगा, यानी कोण सी डी ओ या ओ डी सी, दोनों बोल सकते हैं ना। तो कोण ओ डी सी, कोण ओ डी सी बराबर कोण ये होगा, यही ना होगा। यानी कोण ओ बी ए या ए बी ओ बोल सकते हैं ना। तो इसको बोल रहे हैं ओ बी ए, ओ बी क्यों बराबर हुआ, तो लिख देना है चूंकि एकांतर कोण है और हम जानते हैं कि एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। एकांतर कोण हमेशा उसी प्रकार यहाँ पर इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी कोण ओ सी डी, कोण ओ सी, कोण ओ सी डी बराबर कौन, ये वाला यानी ओ ए बी बराबर क्यों हुआ, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण। क्या है, तो लिख देना है चूंकि एकांतर कोण है, चूंकि एकांतर कोण है। अगला ये कोण बराबर ये कोण बराबर, यानी कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ बी, या हम दुयोग बराबर हो गए तब भी समरूप हो जाएगा।
दुयोग बराबर कोण हो गया तब भी क्या आ जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ए समरूपता से ना हो जाएगा। लेकिन जब एक और मिलिए रहा है तो लिख दे, लिखने को भारी बात है, तो लिख देंगे क्या, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी। चलो ध्यान दो, डिजबो परेशान कर देता है, यहाँ ध्यान दे। हाँ तो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी बराबर क्यों, बराबर क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण है, यही ना, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण क्यों बोलते हैं, तो हम जानते हैं कि सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है, तो लिख देंगे इसलिए इस ए यानी कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप, क्या हुआ, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, यही नहीं हुआ, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है, जानते हैं ना, तो यहाँ क्षेत्रफल का इसलिए तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल का अनुपात यानी ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, बटा त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती, संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होगा। तो इसका संगत भुजा क्या है, तो देखते हैं दोनों त्रिभुज में संगत भुजा क्या है, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ तो ध्यान दो, तो ए ओ बी और सी ओ डी, तो ए ओ बी और सी ओ डी, तो बोलेंगे ओ ए का संगत क्या होगा, तो तुरंत बोल देगा ओ सी होगा, ना बोल देगा, बोलेंगे ओ बी का संगत क्या होगा, बोल देगा ओ डी होगा, यही नहीं बोल देगा, और बोलेंगे क्या बता कि ए बी का संगत क्या होगा, तो बोल देगा सी डी होगा। तो हमको दिया क्या गया, यहाँ ध्यान दे, हमको ये सब लेने से कोई फायदा ना है, ये सब लेने को फायदा है, न तो ई दिया 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 है, दिया है ये दोनों दिया है, देख लें यहाँ पर दिया है, ए बी बराबर 2CD दिया है ना, यानी जब ये दोनों दिया है ए बी और सी डी दिया है, ए बी और सी डी दिया है, तो ये दोनों खाली लेते हैं ना, तो ले लिए खाली ए बी और सी डी, तो यहाँ ले लिए हम ए ओ बी से ले लिए हम ए बी, क्या ले लिए, और सी ओ डी से क्या ले लिए, सी डी ले लिए, और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो वर्ग दे दिए ना, दे दिए। अब यहाँ ध्यान दो, अब इसका अनुपात निकालना है, तो ए बी के यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ के ए बी यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2CD लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दिया गया तो ए बी यहाँ पर लिख देंगे 2CD, और स्क्वायर का, तो अब घेर का स्क्वायर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 2 पर भी स्क्वायर देना है ना, इसलिए घेर के, और CD का स्क्वायर का CD स्क्वायर लिख दिए, और 2 स्क्वायर के 4, और CD का स्क्वायर के CD स्क्वायर, निचो CD स्क्वायर के CD स्क्वायर से CD स्क्वायर, एक बार में 31, एक बार में 31 ना हो गया। तो आ गया मेरा क्या, तो मेरा आ गया है त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था, इसका अनुपात आ गया मेरा 4:1, यही हो गया आंसर। इजी था, समझा तुम लोग, फटाफट छाप। चल क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें रचना लेंगे, क्या लेंगे, रचना किसको बोलते हैं, जो अपने मन से पिक्चर में अपने मन से, ठीक है ना, जो छेड़छाड़ करते हैं उसको बोलते हैं रचना, क्या बोलते हैं, यानी जो दिया ना रहता अपना मन से लेते हैं उसको बोलते हैं रचना, क्या बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है क्या, आकृति 6.44, देखो आकृति 6.44 दिया हुआ है ना, कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है, तो एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, और उसका विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो पहले पिक्चर को बनाते हैं, पिक्चर को बना लेते हैं, पिक्चर को बना लिए, पिक्चर बन गया ना। अब बोल रहा है क्या कि एक ही आधार BC पर, यानी एगो आधार यानी BC, क्या है BC ले लिए, तो बोल रहा है क्या यहाँ A B C D। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ए बी, देखो यहाँ पर AC ऊपर ले ले, पिक्चर में ध्यान दो, AC कहाँ ले ले, ऊपर ले ले, और BD कहाँ लिया हुआ है, नीचे, कहाँ लिया हुआ है, तो जो पिक्चर में लिया हुआ ही ले रहे हैं, ले लिया ना। अब क्या बोल रहा है कि एक ही आधार BC, देखो एक ही आधार BC पर दो
त्रिभुज ए बी सी डी बी सी बने हुए हैं। देखें एक ही आधार बी सी पर एक त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है, ना बना हुआ है? जानवर यहाँ ध्यान दो तुम लोग, एक ही आधार बी सी, एक ही आधार बी सी पर दो त्रिभुज ना बना हुआ है। एगो यो बना हुआ है, एगो यो बना हुआ है, एगो ए बी सी भी बना हुआ है, एक तो डी बी सी भी बना हुआ है। तो वही पिक्चर में बोल रहा है, वही पिक्चर में, और बोल रहा है क्या कि यदि ए डी बी सी को ओ पर प्रतिच्छेद करे, बोल रहा है कि ए डी जो है, ए डी को अगर मिलाएंगे, ए डी को मिलाएंगे तो बी सी को जो कहाँ काटेगा, तो काटेगा ओ पर। कहाँ काटेगा? तो चलो मिला देते हैं, मिला दिए, मिला दिए ना, मिल गया रे। तो जानवर यहाँ ध्यान देगा तुम लोग। तो कहाँ काट रहा है? ओ पर। कहाँ काट रहा है? ओ पर। तो बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ए आर मतलब एरिया, ए आर मतलब एरिया मतलब छतफल, एरिया मतलब छतफल। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर होगा ए ओ बटा डी ओ। ये क्या करना है? ये सिद्ध करना है। क्या करना है? तो देखें यहाँ पर पहले दिया गया जो लिख दिया गया है, दिया गया तो क्या दिया गया है? तो दिया गया है कि ए बी सी डी, यहाँ दिया गया है क्या कि एक ही आधार बी सी पर एगो त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज डी बी सी है, यही दिया गया है। तो दिया गया है एक ही आधार, एक ही रे बंदर, एक ही आधार बी सी पर, बी सी पर दो त्रिभुज ए बी सी तथा डी बी सी है, त्रिभुज डी बी सी है, यही दिया। और क्या दिया गया? और दिया गया कि ए डी जो है ना वो बी सी को ओ पर काट रहा है, यही दिया गया है। तथा ए डी बी सी को ओ पर काटता है, यही दिया गया है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखो। क्या सिद्ध करना है? तो ध्यान दो, सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ, या एरिया तुम लोग को लिखने लूरना है तो लिखना है ए बी सी का छतफल, ए बी सी का छतफल। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर होगा ए ओ बटा डी ओ, ए ओ बटा डी ओ। ये क्या करना है? सिद्ध। ये क्या करना है? सिद्ध करना। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, बंदर यहाँ ध्यान दो ना तो ऊपर उठ जाएगा। यहाँ ध्यान दो अब तुम लोग, यहाँ ए बी सी, इसमें ओ आया ना आया? ए बी सी में कहाँ है? ए बी सी में ए बी सी का भुजा है ना भुजा ना उसी प्रकार डी बी सी में यहाँ डी ओ है। क्या है? तो डी बी सी में डी ओ जो है डी बी सी में जो है डी ओ जो है डी बी सी का भुजा है, भुजाना है। तो प्रॉब्लम हो गया। अगर भुजा रहता तो थोड़ा इजी होता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए लेना पड़ेगा रचना। क्या लेना पड़ेगा? तो रचना क्या लेंगे? ध्यान दे, रचना लेंगे क्या? तो बोलेंगे ए से ए एम। क्या बोलेंगे? ए से ए एम। बी सी पर लंब डाला, बी सी पर लंब डाला, समझ आया तुम लोग को? बी सी पर लंब डाला। उसी प्रकार यहाँ से बोलेंगे डी से डी एन। क्या बोलेंगे? डी से डी एन, डी से डी एन। बी सी पर लंब डाला, बी सी पर लंब मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब समकोण, 90 डिग्री मतलब समकोण। तो अब लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना। तो रचना में क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे कि ए एम क्या लिखेंगे? ए एम लंब को बोलते हैं कि टी को मुड़िया पकड़ के उठा के बयार दे तो हो जाएगा लंब। क्या जाएगा? तो टी को दिए पटक दिए, उठा के बयार दिए ना, तो क्या बन गया? लंब। क्या बन गया? तो ए एम लंब बी सी, ए एम लंब बी सी तथा डी एन लंब बी सी हो गया ना। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, हमको एरिया निकालना है ए बी सी का और एरिया निकालना है डी बी
सी का। तो एरिया का सूत्र क्या होता है, जब ऊंचाई दिया हो यानी लंब दिया हो यानी शीर्षलंब दिया हो, ऊंचाई बोले या लंब बोले या शीर्षलंब बोले, तीनों एक ही है, समझ आ गया ना। तो जब ऊंचाई किसी त्रिभुज का जब ऊंचाई दिया हो या लंब दिया हो या शीर्षलंब दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब या लंब। समझ आ गया तुम लोग को। तो यहाँ पर शीर्षलंब या ऊंचाई दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ पर ऊपर में त्रिभुज ABC है तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और नीचे लिख देंगे एरिया। अब यहाँ परिमाण लिख के, परिमाण क्योंकि अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं ना। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DBC लिख दिए, बराबर क्या होगा, तो बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, या ऊंचाई को ही बोलते हैं लंब या शीर्षलंब बोलते हैं। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई को ही बोलते हैं लंब या शीर्षलंब। अब इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 का 1/2, 1/2 का 1/, इसका आधार देखते हैं क्या है। तो बताया था कि ABCB, अभी देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि एक ही आधार, एक ही BC पर दो त्रिभुज ABC, यानी ABC जो है ना उसका भी आधार BC है और जो DBC त्रिभुज है उसका भी आधार BC है, यानी ABC का आधार क्या हो गया, तो BC हो गया। यानी जिस पर लंब होता है वही होता है आधार। तो AD किस पर लंब है, सॉरी यहाँ पर AM ना लिखे, AM किस पर लंब है, तो BC पर है। तो आधार क्या हो गया, बाजा इतना बजता है ना, यहाँ ध्यान। तो आधार क्या हो गया, BC, क्या हो गया BC, और ऊंचाई क्या हो गया, तो ये त्रिभुज में ऊंचाई कौन है, तो यही है ना AM है, तो ऊंचाई क्या हो गया AM। समझ तुम लोग आया, इतना बंदर आ गया। इसका लिख रहे हैं 1/2 का 1/2 आधार। अब किसका आधार, तो DBC का आधार, तो DBC, तो इसका भी आधार कौन है, तो BC है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों का आधार BC है, दोनों का आधार तो यहाँ लिख दिए BC, क्या लिख दिए। और यहाँ ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई क्या होगा, DBC का ऊंचाई क्या होगा, तो यही ना होगा ऊंचाई, जो लंब होता है वही ना ऊंचाई होता है, यानी DN क्या हो जाएगा, DN। कोई दिक्कत। अब 1/2 से 1/2 मर्डर ना हो जाएगा, 1/2 से 1/2 खल्लास हो गया, BC से BC खल्लास। तो क्या बचा है, बचा है AM/DN। रुक तुम लोग को बता रहे हैं, बहुत विद्वान है वो, इधर हिंदी भी पढ़ेगा इधर भी समझेगा, तुम दोनों का भी उठाने पटक देंगे, चुप जानवर कहीं का, बहुत तुम लोग विद्वान बना रहा, उठाने पटक देंगे तो फट जाएगा। देखिए AM/DN क्या हो गया, AM बटा ना हो गया, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का अनुपात क्या हो गया, AM बटा, लेकिन हमको सिद्ध करना है AM/DN थोड़ा सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है AO/DO। क्या सिद्ध करना है, AO/DO सिद्ध करना है। तो हो गया प्रॉब्लम, हमको आ गया AM/DN, लेकिन सिद्ध करना है AO/, कैसे AO/DO करें। तो देखिए यहाँ पर AM/DN देख रहे हैं कहाँ आ रहा है, कौन त्रिभुज में आ रहा है, तो AM/DN देखो, AM कुछ किस में आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है, तनिका त्रिभुज में आ रहा है, और DN किस में आ रहा है, तनिका त्रिभुज में आ रहा है। अगर ये दोनों को हम समरूप कर देते, क्या कर देते हैं, तो जैसे समरूप होगा तो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा ना, हो जाएगा, यानी AM/DN हो जाएगा, AO बराबर AO/DO हो जाएगा। तो जब AM/DN बराबर हो जाएगा AO/DO तो सिद्ध हो गया। तो पहले दोनों करना पड़ेगा समरूप, क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज AOM, त्रिभुज A, अब तुम बोलेगा हम AOM नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे MAO, तो लिख लें, क्या दिक्कत है। कोई बोलेगा हम MAO भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे OAM, तो लिख लें, की दिक्कत है। समझ आ गया ना आया समझ, लिख दिया ना। तो अब त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज DON ये दोनों को समरूप करना है, क्या करना है, तो देखिए दोनों में क्या क्या बराबर हो रहा है। तो बराबर समरूप का 4 टेबलेट है, बताया था ना। अगर तीनों कोण बराबर हो जाए तब भी समरूप, अगर 2 कोण बराबर हो जाए तब भी समरूप, अगर तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के समानुपाती हो जाए तब भी समरूप, या 2 गो भुजा समानुपाती हो जाए और एगो बीच वाला कोण बराबर हो जाए तब भी समरूप, बताए थे। तो यहाँ कौन नियम लगेगा, तो देख रहे हैं यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, दोनों त्रिभुज में है, तो एक कोण बराबर हो गया ना, बराबर हो गया। तो तुरंत लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोण M बराबर कोण N, क्या लिखेंगे, कोण M बराबर कोण N। क्यों, तो लिख देना है चूंकि 90 डिग्री है, क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री होता है ना,
लिख दिए, एक बराबर हो गया। तुम बोलेगा हम इस तरह कौन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एम लिख दिए, तो ये कौन बोल रहे हैं कि कौन बोल रहे पता नहीं चल रहा है, तो इस तरह लिख देना AMO या कौन OMA लिख सकता है ना। हम कहीं शॉर्ट में लिख दिए, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर लिख दिए क्या, तुमको इस कौन को लिख सकता है क्या OND या DNO, एक कौन बराबर हो गया ना। तुम लोग अभी तो बताए थे कि अगर दो रेखा इस तरह प्रतिच्छेद करता हो तो इसका सामने वाला कोण बराबर होता है, बताए थे। यानी इसको बोलते हैं सम्मुख कोण या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ देख, यहाँ काट रहा है एक दूसरे को, तो ई कोण बराबर ई कोण ना होगा, होगा बराबर, यानी कोण AOM बराबर कोण DON हो जाएगा। तो लिख दें यहाँ पर कोण AOM बराबर कोण DON। क्यों बराबर हुआ था, क्योंकि चूंकि दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, क्या है, इन दोनों के मुख सेम है, दोनों मुँह है ना, तो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। तो सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर क्या होता है, तो दो कोण बराबर हो गया। तो तुरंत लिख देंगे AA समरूपता से, AA समरूपता, तो AA समरूपता से क्या हो गया, तो AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज यानी AOM और DON क्या हुआ, समरूप, क्या हुआ। तो लिख देंगे त्रिभुज AOM ये समरूपता से त्रिभुज AOM समरूप त्रिभुज DON हो गया। और हम जानते हैं कि जैसे त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत, उसका क्षेत्रफल के अनुपात, उसका क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजा के, यहाँ डाले क्या बोल रहे हैं, उनके संगत भुजा के, यहाँ पर वही सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DBN। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे भी, सॉरी यहाँ ध्यान दें, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जैसे त्रिभुज समरूप होता है, जैसे त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजा के अनुपात, उनके संगत भुजा के अनुपात समानुपाती होता है, बताया थे ना। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसका संगत भुजा क्या होगा, समान अनुपात में, समान ना होगा रे। जैसे दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो इसका संगत भुजा समान अनुपात में होगा, यानी AM का संगत क्या होगा, DN होगा, क्योंकि ई भी लंब, तो ई भी लंब, तो AM बटा DN, AM बटा DN बराबर AO का संगत क्या होगा, तो DO होगा ना, होगा बराबर क्या जाएगा, AO बटा DO बराबर क्या जाएगा, OM का संगत क्या होगा, तो NO होगा, OM का संगत क्या होगा, तो NO होगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि तो लिख देना है त्रिभुज AOM समरूप त्रिभुज DON, त्रिभुज DON तो समरूप हो गया ना। तो यहाँ लिख देना इसलिए, क्या लिख देना है, इसलिए संगत भुजा समानुपाती होगा, संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देख, इसको समीकरण नंबर 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समीकरण 1। तो यहाँ तुम लोग ध्यान से देख, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC किसके बराबर है, तो AM बटा DN के बराबर है ना, है रे। तो लिख, तो यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 में हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 में देख रहे हैं कि एरिया ऑफ, एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर क्या है, AM बटा DN, यही है ना। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि AM बटा DN के यहाँ पर हम E भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, दोनों बराबर ना हो गया, या AM बटा DN के यहाँ पर हम E भी लिख सकते हैं। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, E सिद्ध करना है कि E सिद्ध करना है, सिद्ध हमको E करना है, तो E लिखेंगे, इसको फालतू में काहे लिखेंगे क्या, तो इसके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो एरिया, इसको समीकरण 2 देते हैं, क्या देते हैं, समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AM बटा DN के यहाँ पर दे देना है ये, क्योंकि यही सिद्ध करना है, AO बटा DO यही सिद्ध करना था, देखिए यही सिद्ध करना था, हो गया प्रूव्ड। क्या हुआ, समझा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा दम था। तुम लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं जो कि फटाक से लाइक मार, तुम लोग जल्दी कर दो लाइक। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, क्या बोल दिया, पहले बोला था क्या, पहले बोला दो त्रिभुज समरूप है, यानी बोला दो समरूप, यानी दो त्रिभुज क्या समरूप है, और समरूप तो है करता है, क्षेत्रफलों बराबर है, क्या बराबर है, क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होता है। क्या सिद्ध करना है,
तो सर्वांग तुम लोग 9th में पढ़ा है ना। सर्वांग का मतलब हुआ कि सभी अंग समान, यानी सभी भुजा के लंबाई भी समान, सभी कोण के माप भी समान, ऊंचाई भी समान, यानी सब कुछ समान, सब कुछ। यहाँ जैसे देखिए दोनों, तो ये दोनों बोलेंगे तो क्या हो गया, सर्वांग सम। क्या हो गया, क्योंकि जितना इसका मोटाई, ऊंचाई, लंबाई, पतलाई सब बराबर है ना, है ना। यानी एकदम A to Z बराबर है, एक दूसरे को एकदम सेम टू सेम ढक लेगा, ना ढक लेगा, बराबर रूप से ढक लेगा। तो सर्वांग सम है। क्या है, तो सभी सर्वांग सम समरूप होता है, नहीं सर्वांग सम है तो समरूप होगा, नहीं समरूप है तो सर्वांग सम जरूरी ना है कि होगा, जरूरी ना है कि समरूप में खाली रूप समान हो, रूप समान हो। जैसे मान लो त्रिभुज बना दिए, आएगो ये त्रिभुज बना दिए, तो दोनों क्या है, दोनों है समरूप। क्या है, रूपा समान है ना, दोनों के समरूप है, लेकिन सर्वांग सम है कि दोनों का सब अंग बराबर है ना, तो सर्वांग सम ना है। चलो देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, कितना 4 होगा, 5 होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया कि दो त्रिभुज समरूप है। तो पहले दो त्रिभुज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं कि बना देते हैं क्या, एक बना दिया हम ABC, क्या बना दिए, क्या बना दिए ABC, और एक को बना रहे हैं DEF, क्या बना रहे हैं, एक को बना दिए हम DEF बना दिए, और बोल रहा है कि दो त्रिभुज है, दोनों क्या है, समरूप, दोनों क्या है, समरूप है, और दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर, क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है, क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। तो बताना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम तो समरूप का चिन्ह इस तरह होता है, और सर्वांग सम का चिन्ह बराबर दे के समरूप देते हैं, तो होगा सर्वांग सम। क्या हो गया, बता दिए ना। तो चलो पहले क्या दिया गया, तो लिखना है दिया गया है, दिया गया, तो क्या दिया गया है, दिया गया है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। क्या है, यानी ABC समरूप DEF। तो पहला दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यही दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया इसका क्षेत्रफल भी समान, इसका क्षेत्रफल भी, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तुम लोग इस तरह ना लिख पाएगा, तो लिख देना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समझा गया ना, बराबर त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये दिया गया, इतना दिया गया है ना। हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, यही करना है। चलो अभी करते हैं। अब हमको देना पड़ेगा कि सर्वांग सम है, इसके लिए प्रमाण दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाता है, तुम लोग कहीं आता था, तुम्हारा सर्टिफिकेट क्या होता है, आधार कार्ड है, हाँ है ना, उस प्रकार इसका आधार कार्ड अब लेते हैं, यानी प्रमाण लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रमाण, क्या लेते हैं, प्रमाण, हो गया। तो चलिए यहाँ रहने, प्रमाण में क्या लिखेंगे, तो समरूप हमको ये दोनों करना है ना, तो यही दोनों को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रमाण में कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, प्रमाण में लिख दिए, ताकि दिया गया है, वो सर्टिफिकेट दे दिए, सर्टिफिकेट दे दिए ना, तो दिया गया है लिख दिए। हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो, जब दो त्रिभुज, तो उनके क्षेत्रफल के अनुपात, उनके क्षेत्रफल के अनुपात, ठीक है ना, उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती। तो यहाँ समरूप त्रिभुज दोनों समरूप है, इसलिए ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का अनुपात जो होगा, इनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होगा, यही ना होगा, यानी AB बटा DE के वर्ग के अनुपात में होगा, बताए थे ना, बराबर हो जाएगा BC बटा EF के वर्ग के समानुपाती, वर्ग के बराबर हो जाएगा AC बटा DF के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। ये लिख सकते हैं अपना मन से, क्यों लिखे, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप था, इसलिए लिख दिए। इतना बता हो गया पता। अब हम जानते हैं कि यहाँ दिया गया है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, यानी जहाँ ABC का क्षेत्रफल नजर आ रहा है, उसके जहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, ABC के क्षेत्रफल के स्थान पर ये लिख सकते हैं,
क्यों लिखेंगे? क्योंकि जितना ई उतना ई, दोनों है बराबर, दोनों है। तो ए बी सी के यहाँ पर लिख रहा हम ये क्या लिख रहा है, तो लिख दीजिए त्रिभुज डी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। और नीचे में तो डी ई एफ है करता है, नीचे में क्या है डी ई एफ तो पहले से ना है, तो डी ई एफ क्षेत्रफल ना लिखना है, एरिया लिखिए दिए, एरिया तो एक बार लिखिए दिए, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए बी बटा डी ई स्क्वायर स्क्वायर बराबर बी सी बटा ई एफ स्क्वायर और ए सी बटा डी एफ स्क्वायर स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों कट जाएगा, एक बार में नहीं कट जाएगा, ऊपर नीचे तो क्या हुआ 1, क्या आया एक बार में 31, तो एक बराबर क्या हो गया, एक बराबर हो गया ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी एस बटा डी एफ स्क्वायर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, सर्वांशम होने का जो है, सर्वांशम होने के क्या क्या शर्त है बताते हैं। तो समरूप होने का कितना शर्त है, तो समरूप होने की शर्त है कि तीनों कोण बराबर हो जाए तब भी समरूप हो जाएगा, या दो कोण बराबर हो जाए तब भी समरूप हो जाएगा, या तीनों भुजा बराबर नहीं बोलना है, समरूप में बराबर नहीं बोलना है। समरूप में क्या बोलते हैं, तो तीनों भुजा समान अनुपात में हो तब भी क्या होगा, समरूप क्या होगा, या दो गो एस मतलब साइड, साइड मतलब भुजा, तो दो गो भुजा समान अनुपात में हो और उसके बीच का कोण बराबर हो तब क्या होता है, समरूप क्या होता है। लेकिन सर्वांशम होने का शर्त क्या है, तो सर्वांशम होने का शर्त है बंदर, यहाँ ध्यान, सर्वांशम होने का शर्त है उसमें ई दोनों ना है, ई दोनों ना है। सर्वांशम होने का जो पहला शर्त है उसमें पहला शर्त है कि तीनों भुजा अगर बराबर हो जाए, सर्वांशम में बराबर बोलना है, सर्वांशम में समान अनुपात नहीं बोलना है, सर्वांशम में क्या बोलना है कि तीनों भुजा अगर बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, यानी एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, समरूप, सॉरी सर्वांशम क्या होगा, समझ आ गया ना। तो इसमें बोलेंगे समान अनुपात में होगा, समरूप में बोलेंगे समान अनुपात में होगा तब समरूप होगा। लेकिन सर्वांशम में बोलेंगे कि तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाएगा तब सर्वांशम होगा, समझ आ गया। और क्या होता है, तो और होता है एस ए, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कि एक त्रिभुज के दो भुजा समान अनुपात में हो और उसका बीच के कोण बराबर हो तब होता है समरूप, तब होता है। लेकिन यहाँ पर बोलना है क्या, एक त्रिभुज के दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के बराबर हो, क्या बोलना है, बराबर हो और एक बीच का कोण बराबर हो तो क्या होगा, सर्वांशम क्या होगा। फिर एक होता है ए एस, क्या होता है ए एस ए, यानी दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तब भी क्या होगा, सर्वांशम क्या होगा, सर्वांशम, समझ आ रहा है। तो यही सबसे होता है सर्वांशम क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ कौन नियम लगता है, तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर, यहाँ हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दो, ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर बराबर 1, क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर बराबर 1। उसी प्रकार बी सी स्क्वायर बटा ए एफ स्क्वायर बराबर 1, सब बराबर है ना, तो लिख सकते हैं हम बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर बराबर 1 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दो, इसको भेज देते हैं इधर, इसको भेज देते हैं इधर, इसको भेज देते हैं इधर, भेज देते हैं, भेज दिया ना, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर ना होगा, यहाँ पर हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर हो गया। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, स्क्वायर से स्क्वायर मर्डर हो गया, खलास हो गया ना, तो ए बी बराबर डी ई हो गया। फिर स्क्वायर से स्क्वायर का मर्डर, तो क्या हो गया, बी सी बराबर ई एफ हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर खल्लास, तो क्या हुआ, ए सी बराबर डी एफ हो गया। देख संगत भुजा बराबर आ गया ना, आ गया। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का संगत भुजा बराबर आ गया, ए बी बराबर डी ई आ गया, बी सी बराबर ई एफ आ गया, ए सी बराबर डी एफ आ गया। तो देख तीनों भुजा बराबर हो गया तो सर्वांशम हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे एस लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखना है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो गया, तो हो गया ए बी बराबर डी, क्या हो गया, ए बी बराबर डी ई
बी सी बराबर ई एफ ना हो गया, और ए सी बराबर डी एफ, सब बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखना है इसलिए किससे, तो एस एस एक्स सर्वांग समता लिखना है, क्योंकि सर्वांग सम नहीं कर रहा है, समरूप नहीं लिखना है। क्या लिखना है कि समरूप में बराबर थोड़ा था, समरूप में समान अनुपात में होता है। तो एस 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 सर्वांग समता से, क्या लिखना है, एस 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 सर्वांग समता से, दोनों त्रिभुज क्या आ गया, सर्वांग सम, क्या हो गया, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का इस तरह चिन्ह होता है, सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, यानी प्रूव करना था। हो गया प्रूव, समझा तुम लोग, जल्दी जल्दी छाप ले, और तुम लोग लाइक कर दे, शेयर कर और सब्सक्राइब कर दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब होगा कितना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, ये वो त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बना दिए, इसका नाम देते हैं ए बी सी, दे दिए। तो बोल रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, ए बी भुजा ए बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है, क्या है, यानी इसका मध्य बिंदु क्या है, तो डी है, क्रमशः मतलब बारी बारी जो पहले बोला, पहले में डालना है, तो पहले भी बोला था ना, तो इसका मध्य बिंदु क्या है, तो इसका है डी है, इसका क्या है मध्य बिंदु, तो ई है, क्या है, ई है, और इसका मध्य बिंदु क्या है, एफ है। क्वेश्चन में बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, त्रिभुज डी ई एफ, तो त्रिभुज कब बनेगा, जब मिलाएंगे तब ये न बनेगा, तो मिला देते हैं, क्या करते हैं, तो मिला दो इसको, इसको मिलाएंगे तो बन गया मेरा क्या, बन गया, मिला दिए, मिला देने पर क्या बन गया, त्रिभुज, क्या बन गया, त्रिभुज। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ यानी छोटका बीचा वाला, और त्रिभुज ए बी सी यानी बड़का, ये बड़का, तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, क्षेत्रफल के अनुपात बताना है। देख इसमें हम ध्यान से समझना है, तो ऊपर वो उड़ जाएगा। इसमें बनाने का 2 विधि है, ठीक है ना, लेकिन तुम लोग को सबसे अच्छा विधि वो बता रहे हैं, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दे, ये क्या है, मध्य बिंदु, ये सब क्या है, मध्य बिंदु। पहले जो दिया गया आराम से लिख देते, तो लिखना है दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखना है, दिया गया है। देखो जब तुम लोग को इस तरह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा ना, जब तुम लोग को इस तरह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, बोलेगा कि अनुपात कितना है, तो गिन लेना, 1 2 3 4 तो लिख देना 1 अनुपात 4, क्या लिख देना, बस आंसर हो गया, समझ आ गया ना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब, लेकिन यहाँ सिद्ध करना है ना, तो कैसे होगा तो ये बताना है, समझ आ गया ना। क्या लिखना है, चल यहाँ ध्यान दे, तो दिया गया है, दिया गया तो क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी, यहाँ ध्यान दे, भुजा ए बी बी सी तथा सी ए का मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है, क्रमशः डी ई, तो लिख दे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बी सी तथा सी ए का क्रमशः मध्य बिंदु, क्रमशः मतलब बारी बारी से, पहले ए बी उसके बाद बी सी उसके बाद सी है, तो क्रमशः मध्य बिंदु डी किसका होगा, पहले ई लिखे, इसका होगा ई तथा एफ है, इसका मतलब समझा तुम लोग। पहले ये ए बी है तो ए बी का डी हो गया, फिर बी सी है तो बी सी का ई हो गया, सी है तो सी ए का एफ हो गया, इतना चीज दिया था। और कुछ दिया था, अब पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का अनुपात, ये बड़का त्रिभुज का अनुपात, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ये बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के साथ कितना होगा, ये बताना है, यानी बताना है, यानी बताना क्या है, तो हमको बताना है, ठीक है ना, बताना है क्या, तो बताना है एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज छोटका यानी बीचा वाला डी ई एफ, यहाँ सिद्ध नहीं करना है, यहाँ बताना है, सिद्ध करना रहता था सिद्ध करते हैं, तो यहाँ बताना है, तो इसे डायरेक्ट सिद्ध करना नहीं लिखें। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का अनुपात कितना होगा ये बताना है, कितना होगा ये। अब इसको बताने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ लगाना पड़ेगा थेल्स पर में, क्या लगाना पड़ेगा, तो देख यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, बारी बारी से ध्यान दे, यहाँ समझ तुम लोग पहले, हम देखें यहाँ पर, ये क्या है मध्य बिंदु, क्या है
यानी जितना बड़ा ए डी उतने बड़ा डी बी ना होगा। मध्य बिंदु मतलब यही ना होता है। फिर ये क्या है, मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु थे, ए सी का, नहीं जितना बड़ा ए सी उतने बड़ा एफ सी होगा। यानी इसका अनुपात करेंगे तो ए डी बटा डी बी, देखें यहाँ पर समय पहले, तब लिखेंगे। अब यहाँ पर हम सिद्ध कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रमाण लेके दे आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दें, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ ध्यान दे रहा है ना, यहाँ समझ तुम लोग, यहाँ ध्यान, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ ध्यान दे, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी ना होगा, ए डी बराबर बी डी, क्यों बराबर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है, डी क्या है, मध्य बिंदु है, तो लिख देना है चूंकि डी मध्य बिंदु है, डी क्या है, मध्य बिंदु है, समझ आया तुम लोग को। उसी प्रकार हो जाएगा बराबर क्या, ए एफ बराबर एफ सी, क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि मध्य बिंदु है, तो क्या आ जाएगा, ए एफ बराबर एफ सी, क्यों बराबर होगा, तो लिख देना चूंकि एफ मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, तो सी ए का है या ए सी का है, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान दो, तो अब ये दोनों का अनुपात लेंगे, क्या लेंगे, तो ए डी बटा बी डी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ए डी बटा बी डी ले रहे हैं। तो बता ए डी की जगह पर हम ए डी के जगह पर बी डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आराम से। तो हम यहाँ ए डी जहाँ पर लिख रहे हैं बी डी, क्या लिख रहे हैं, बी डी, निचवान तो बी डी है करता है, निचवान बी डी है करता है, तो बी डी खल्लास कितना आ गया, एक आ गया ना, आ गया। उसी प्रकार ए बटा एफ सी करेंगे, क्या करेंगे, ए एफ बटा एफ सी, तो ए एफ के यहाँ पर एफ सी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ ए एफ के यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एफ सी, निचवान तो एफ सी है करता है ना, है तो एफ सी खल्लास कितना आ गया, 1 आ गया। यानी ए डी बटा बी डी का मान आया 1 और ए एफ बटा एफ सी का भी मान आया 1। तो दोनों के जब राइट हैंड साइड बराबर है तो ये दोनों अपने आप में बराबर ना हो जाएगा, होगा। तो इसलिए तो यहाँ लिख देना है, क्या लिख देना है, इसलिए क्या लिखना है, इसलिए ए डी बटा डी बी, ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी बोले या डी बी बोले, कोई दिक्कत है, तो लिख दिए ए डी बटा बी डी बराबर क्या हो गया, ए बटा एफ सी, ए बटा एफ सी। तुम बोलेगा यहाँ पर हम लिखे ए एफ बटा एफ सी लिखे हैं, तो यहाँ ए डी बटा डी बी लिखो, तो चलो लिख देते हैं डी बी, कोई दिक्कत हो रहा है, बी डी बोले या डी बी बोले, कोई दिक्कत है क्या, तो चलो डी बी भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, लिख दिए ना। तो जैसे हम जानते हैं कि थेस प्रमेय के विलोम से, जानते हैं ना, थेस प्रमेय में क्या पढ़ाए थे, थेस प्रमेय में तुम लोग पढ़ाए थे कि अगर ए बी सी हो, अगर डी ई समांतर बी सी हो, डी समांतर क्या हो, बी सी दिया गया हो, तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी हो जाता है, ए ई बटा ई सी। लेकिन यहाँ समांतर नहीं दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है ए डी बटा डी बी, यानी अनुपात दिया गया है, ए डी बटा डी बी का अनुपात और ए ई बटा ई सी का अनुपात बराबर दिया गया है, तो उल्टा दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों समांतर हो जाएगा, समांतर ना हो जाएगा, होगा। तो लिखेंगे यहाँ क्या, थेस प्रमेय के विलोम से, क्या लिखेंगे, थेस प्रमेय के विलोम से, क्या लिखेंगे, लिखेंगे थेस प्रमेय के विलोम से, उल्टा का हो रहा है ना, तो लिखेंगे थेस प्रमेय, जो ना देखा है थेस प्रमेय हम सिद्ध करा दिए दोनों एक के वीडियो में, ठीक है ना, जाके देख लेना, थेस प्रमेय के विलोम से। तुम लोग को सब वीडियो मेरा कैसा मिलेगा, तो मेरा फोटो नहीं रहा है चश्मा वाला, उस पर क्लिक कर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जा, तुम लोग को A to Z सब सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, या VBI क्वेश्चन हो, या VBI ऑब्जेक्टिव हो, या क्वेश्चन बैंक हो, या मॉडल सेट सॉल्यूशन हो, A to Z मिलेगा, जाके तुम लोग एक बार देखो। तो थेस प्रमेय के विलोम से, थेस प्रमेय के विलोम से क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा डी एफ समांतर बी सी, यही हो जाएगा, यहाँ डी एफ समांतर बी सी, क्या होगा, डी एफ समांतर बी सी हो गया। ये दोनों क्या हो गया, ई और ई क्या हो गया, समांतर। थेस प्रमेय के विलोम से, थेस प्रमेय के क्या हो गया मेरा डी एफ समांतर बी सी, डी एफ समांतर बी सी, डी एफ समांतर। और हम जानते हैं क्या कि जब कोई रेखा समांतर हो और उसको कोई रेखा प्रतिच्छेद करता हो, तो उसका संगत कोण बराबर होता है, कांतर कोण भी बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगा संगत कोण, किसका जरूरत पड़ेगा, संगत कोण किसको बोलते हैं, तो संगत कोण किसको बोलते हैं, यहाँ ध्यान दो। अगर एक लिए बाहर वाला, क्या लिए, तो इसी और एक वो लेंगे अंदर वाला था, तो इसको हो गया संगत कोण, क्या हो गया, और ये दोनों बराबर हो गए, क्या होगा। अब तुम ले लिया मान लो अंदर वाला, क्या ले लिए, तो इसी और
बाहर ला ले लो तो क्या हो गया, संगत कोण। क्या हो गया, तो संगत कोण हमेशा बराबर होता है। उसी प्रकार इसका संगत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और इसका संगत क्या होगा, ये हो जाएगा। तो संगत कोण हमेशा क्या होता है, बराबर। तो यहाँ तुम लोग ध्यान दो, यहाँ तुम लोगों ने ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है। क्या इसका संगत क्या होगा, जब ये दोनों समांतर हो गया, डी एफ समांतर क्या हो गया, बी सी। क्या हो गया, बी सी हो गया। तो इसका संगत क्या होगा, तो ये बाहर है तो ये हो जाएगा, होगा। तो कोण डी बराबर क्या आ जाएगा, कोण बी। क्या आ जाएगा, कोण बी। ये कोण डी किस में आ रहा है, तो कोण डी आ रहा है ए डी एफ में ना आ रहा है, और कोण बी किस में आ रहा था, बड़का ले ए बी सी। ये छोटका में भी आ रहा है, लेकिन छोटका का भी नहीं लेना है, ए बी सी। तो यहाँ लिखना है त्रिभुज ए डी ई। क्या लेना है, त्रिभुज ए डी ई। तो पहले बड़के लेते हैं, ठीक है ना, कि छोटके ले लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ जान लो, तो त्रिभुज ए डी ई में कोण डी बराबर क्या है, कोण बी। क्या हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए डी एफ, कोण ए डी एफ बराबर कोण बी, बराबर कोण बी। बराबर क्यों हुआ, तो क्योंकि संगत कोण है। क्या लिखना है, चूंकि संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। हम जानते हैं कि संगत कोण हमेशा क्या होता है, बराबर। कोई दिक्कत। अब देखो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी दोनों में ए आ गया ना, आया ना, इसमें भी ए आया और इसमें भी ए आया, दोनों में ए आ गया। तो कोण ए दोनों हो गया, तो जब दोनों हो गया तो क्या आ गया, कॉमन हो गया, यानी उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया, और जब दोनों में तो बराबर होगा तो हो गया उभयनिष्ठ। क्या हो गया, जब दोनों हो गया उभयनिष्ठ हो गया तो दो कोण बराबर हो गया। तो लिखेंगे ए समरूपता से, ए क्या लिखना है, ए समरूपता। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए डी एफ छोटका त्रिभुज ए बी सी का क्या होगा, समरूप। क्या हो गया, तो त्रिभुज ए डी एफ समरूप त्रिभुज यहाँ पर एफ है, हम ये लिख रहे हैं एफ है, ठीक है ना, क्या है, एफ है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए डी एफ समरूप त्रिभुज ए बी सी लिख दिए। और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनका छतफल के अनुपात, छठफल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर छठफल पूछ रहा है ना, तो छठफल का अनुपात, छठफल का संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, जानता है। तो यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा, हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज के छठफल के अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी एफ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा, संगत भुजा। तो संगत भुजा तीन गो है, एक गो, दो गो, तीन गो, तो कौन भुजा लें, तो हमको लेना है ई भुजा लेना है। इसमें क्या लेना है, ए डी। क्या लेना है, क्योंकि ए डी के बारे में बोल रहा है कि ए डी बटा बराबर बी डी है, तो हमको लेना है ई भुजा। ये सब भुजा का भी काम ना है, तो क्या लेना है, ए डी। क्या लेना है, तो यहाँ ले लिए ए डी, तो ए डी का स्क्वायर होगा। अच्छा फल क्या होता है, तो स्क्वायर के बराबर होता है, तो स्क्वायर हो गया। तो छोटका त्रिभुज का लिए ए डी, छोटका त्रिभुज का लिए, अब त्रिभुज ए बी सी है, तो ए बी सी, तो ए डी का संगत क्या होगा, तो ए बी होगा ना, होगा। ए डी का संगत बड़का त्रिभुज में कौन होगा, तो बड़का त्रिभुज में ए बी होगा। क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तुम लोग यहाँ ध्यान देना है, तुम लोग यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में दम है। चल यहाँ ध्यान दे, यहाँ तुम लोग ध्यान से समझो। ए डी जो है, तो देखें यहाँ पर ए डी जो है ये क्या है, ए बी के आधा है, अरे मध्य बिंदु में तो है तो आधा ना हुआ, तो ए डी जो है क्या है, ए बी के आधा है, ए बी के आधा है ना, आधा है, यानी ए बी बराबर, ए बी यहाँ ध्यान दे, यानी हम ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो दो गो ए डी नहीं लिख सकते हैं, ये ए बी पूरा, ए बी बराबर तो दो गो ए डी, दो गो लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, तो ए डी का ए डी लिख दिया स्क्वायर का, और ए बी यहाँ पर लिख देंगे दो गो ए डी। क्या लिख देंगे, लिख सकते हैं, और स्क्वायर का स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर मेरा जाएगा ए डी स्क्वायर। क्या जाएगा, ए डी स्क्वायर, दो का साथ करेंगे तो 4, ए डी का साथ करेंगे तो ए डी स्क्वायर खत्म। तो क्या आया, तो मेरा आ गया, ठीक है ना, मेरा क्या आ गया, तो मेरा आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी एफ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या आ गया, बटा 4, बटा
समझ तुम लोग का आया। अब ज़्यादा नहीं करना है, अब दिखाना है कि ई जो त्रिभुज है यह ए बी सी का क्या है, समरूप है। क्या है? ऐसे ई छोटा त्रिभुज क्या था, पूरा बड़का का समरूप था ना। उसी प्रकार ई छोटा जो त्रिभुज है यह क्या है, तो ए बी सी का समरूप है, ए बी सी का। उसी प्रकार फिर दिखाना है कि यह छोटा त्रिभुज जो है ए बी सी का बड़का का समरूप है, बड़का का समरूप है। तो बार बार इतना करके दिखाएंगे। जैसे इसको दिखाने के लिए, इसको ई छोटा त्रिभुज को दिखाने के लिए बड़का के समरूप है, कितना लंबा चीज किया ना, तब दिखाएं। तो बार बार इतना करते रहेंगे कि डाट लिख देंगे उसी प्रकार। क्या लिख देंगे? उसी प्रकार। क्या लिख देंगे? डाट क्या लिखेंगे? उसी प्रकार, उसी प्रकार, उसी प्रकार त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। डाट ज़्यादा नहीं करना है, डाट लिखना है उसी प्रकार त्रिभुज डी बी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी लिख दिए। जैसे समरूप होगा तो संगत भुजा समान अनुपात में होगा ना, होगा छठफल का अनुपात क्या होगा, इसका छठफल का अनुपात, छठफल के अनुपात होगा, इसका संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, उसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी लिख दिए। बराबर क्या हुआ, इस तो भुजा के, संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती। संगत भुजा क्या लें, तो एक भी त्रिभुज लिए हैं, एक तो बड़का त्रिभुज लिए हैं, यहाँ लिए हैं, तो इसका संगत भुजा ले रहा है डी बी। क्या ले रहे हैं? ये छोटा यह ले रहे हैं। अब ये बोला कहाँ ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, क्योंकि इसका ऐसा कोई काम ना है, तो ले रहे हैं हम डी बी। क्या ले रहे हैं? तो डी बी का स्क्वायर, डी बी का, तो डी बी का संगत कौन होगा, तो बड़का त्रिभुज में डी बी का संगत कौन होगा, तो बड़का में ए बी होगा। अरे ए बी ना होगा, डी बी और ए बी सी पर ना रहा है, तो ए बी होगा। क्या होगा? ए बी स्क्वायर लिख दिए। और अभी हम तुरंत बताए थे कि ए बी बराबर 2AD लिख सकते हैं। या क्या पर यहाँ ध्यान दो, ए बी बराबर 2AD, ए बी बराबर 2AD। उसी प्रकार ए बी बराबर 2BD ना होगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, बराबर है। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 2BD। क्या लिख सकते हैं? तो लिख देना है चूंकि, क्या लिखना है? चूंकि ए बी बराबर कितना, तो 2BD या 2DB, 2DB बोल दे या BD बोले, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पर DB स्क्वायर का DB स्क्वायर, और AB के यहाँ पर क्या देंगे? 2DB। क्या देंगे? 2DB, और स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ ध्यान दो क्या हो जाएगा, यहाँ DB स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा दो दूनी 4, और DB स्क्वायर का DB स्क्वायर। काट दे, काटने आता है। DB स्क्वायर से DB स्क्वायर खलास, ऊपर कोई नहीं तो 1 है, नीचे कितना 4, 1:4 आ गया। इसका भी 1:4 आ गया, उस तो ये भी हो गया, इसका भी काम हो गया। अब इसको लेना है, क्या लेना है, यानी त्रिभुज लेना है। डाट लिख देना उसी प्रकार, डाट उतना सोल्व नहीं करना है, क्या लिखना है? उसी प्रकार। अब इसको लेना है, कौन त्रिभुज, तो त्रिभुज CEF। क्या लेना है? तो लिखना है उसी प्रकार। क्या लिखना है? उसी प्रकार त्रिभुज CEF, और बड़का ले त्रिभुज ABC, त्रिभुज AB, तो त्रिभुज CEF समरूप त्रिभुज ABC। तो इसका छठफल का अनुपात क्या होगा, तो संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती। तो लिखेंगे एरिया, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज CF लिखना है पहले, CF ने पहले लिखे, CEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा, तो संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती। इसका संगत कौन होगा, तो देखिए यहाँ पर CF पहले लेंगे, छोटा त्रिभुज में ये ना रहा है, तो पहले लेंगे CF। क्या लेंगे? तो CF का स्क्वायर, CF के, तो बड़का त्रिभुज में ABC में, तो CF के साथ कौन होगा, तो ये होगा AC होगा ना, होगा। तो यहाँ लेंगे AC का स्क्वायर। क्या लेंगे? अब यहाँ ध्यान दो, तुम पिक्चर को ध्यान से देखो, पिक्चर से ध्यान से देखो। हम यहाँ ध्यान दे, AC बराबर 2 को CF नहीं लिख सकते हैं, आधा तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? 2 गो, यहाँ ध्यान दे, AC बराबर 2 गो CF लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखो CF स्क्वायर का CF, और AC यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 गो CF, और स्क्वायर का स्क्वायर। तो हो गया मेरा क्या? CF स्क्वायर। CF यहाँ हो गया 2 दूनी 4, और CF स्क्वायर का CF स्क्वायर, CF स्क्वायर खल्लास, तो ऊपर 1 नीचे 4 आ गया। अब हमको निकालना है इसका छठफल, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है क्या, यहाँ पूछ रहा है त्रिभुज DEF, त्रिभुज DE, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ने पूछ रहा है। तो DEF मेरा कौन है, यही है ना, DEF, यानी इसका है, इसी ने निकालना है। तो निकालना है इसका छठफल। तो इसका छठफल कैसे निकालेंगे, दिमाग लगा, इसका छठफल कैसे निकालेंगे, तो समझ तुम लोग। इसका छठफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम,
तो बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल में, यानी ABC के क्षेत्रफल में, ABC के क्षेत्रफल में बड़का त्रिभुज यहाँ ध्यान दे, बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल में यानी त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से इसको भी घटा दे, इसको भी घटा दे, इसको भी घटा दे, तो इतना बच जाएगा, बचेगा। तो वही करेंगे। पहले तुम लोग की जगह कहाँ बच रहा है, पहले तुम लोग थोड़ा इतना लिख ले, उसके बाद इधर हम करते हैं, जल्दी कर। चलो ध्यान दो। तब क्या करेंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल घटा, त्रिभुज ABC बड़का के क्षेत्रफल में से इसका घटा देंगे, इसका घटा देंगे, इसका घटा देंगे, तो बेचारा निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे क्या, यहाँ ध्यान दो, लिखेंगे त्रिभुज DEF, क्या लिखेंगे अब, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर, तो हो जाएगा त्रिभुज ABC यानी एरिया ऑफ, डायरेक्ट लिख देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा, क्या हो जाएगा, तो घटा हो जाएगा त्रिभुज एरिया ऑफ, एरिया ऑफ त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ECF या CEF, त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल, यानी तीनों के साथ जोड़ दो और बड़का में से घटा दो, तो बचेगा कौन, बीचा वाला, यानी बचेगा। चल ध्यान दे, तो अब यहाँ ध्यान दो, तो देखिए यहाँ पर इसके बराबर, तो क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यही है ना, माइनस करना है, इतना इतना माइनस करना है ना, तो त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर, अब त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ समझ, तो इसको भेज देते हैं इधर, तब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, यानी त्रिभुज ADF, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा 1/4 त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ना होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC होगा, हो जाएगा ना। उसी प्रकार निकालना है इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, तो इसको उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC होगा। उसी प्रकार इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज CEF, एरिया ऑफ त्रिभुज CEF बराबर हो जाएगा 1/4, उसको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हो जाएगा। आप सबको बैठे चल, एरिया ऑफ त्रिभुज ADF के जहाँ पर लिख, क्या लिखेंगे, 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC लिख दिए, प्लस का प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BDE के जहाँ पर ये लिख 1/4 त्रिभुज ABC, नहीं तो 1/4 पहले लिख देते हैं, 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। उसी प्रकार इसके जगह पर क्या आ जाएगा, तो 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हो गया ना। आप सबको जोड़ दो, 1/4 तो कितना होगा, जल्दी बता दो। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC सबको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/4, कितना आएगा, अरे 4 का लो उत्तम, 4 तो 4 का 4 तो 1 का, तो 1 जोड़ 1 कितना, 3 हो गया। और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हो गया। हाँ चलिए ध्यान दे, अब इसमें से इसको हटा दे, घटाने आता है ना, नीचे कोई ना तो 1 है, तो 4 1 कैल्शियम कितना होगा, 4 होगा, तो 1 चौका 4, तो 4 से इसमें गुना कर दे, तो 4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC घटा 4 से 4 में भागा दे एक बार में, तो एक बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 से इसमें गुना करेंगे, तो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज 3 गुना एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ना होगा, हो जाएगा। घटाने आता है, 4 में से 3 गया कितना, तो बच जाएगा कितना, बच जाएगा एगो, कितना बचेगा, यानी एगो एरिया बच जाएगा ABC का, बचेगा ना, हो गया, बटा 4 का बट्टा 4 हो गया। ये समझा तुम लोग। अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका अनुपात बरखा का अनुपात के साथ क्या होगा, ये पूछ रहा है, तो खाली लिख दिया, अब अनुपात हो गया, खत्म कहानी। चल लिख देते हैं, चलिए यहाँ ध्यान दे। तो अब पूछ रहा है क्या, अब पूछ रहा है वहाँ सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज
DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यही पूछ रहा है। अरे यही पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना निकाले थे? इतना निकाले हैं ना? निकाले हैं, देख लो निकाले हैं। कितना निकाले हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा 4, यही निकाला है ना? ना निकाले हैं। और निचवा में लिखना है क्या? निचवा में लिखना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज। तो निचवा में लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। इसके नीचे कोई ना तो एक है, कुछ ना तो क्या है? तब इस भाग में है, ये क्या है मेरा? भाग में पलटी मारेगा तो क्या होगा? गुना में। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा 4, पलटी मारेगा तो एक जाएगा ऊपर, और यहाँ आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यही ना होगा? खत्म हो गया। तो ऊपर आया 1 और नीचे आया 4, तो यही हो गया मेरा क्या? यही हो गया मेरा 1:4, यही पूछ रहा है आंसर। समझा तुम लोग? क्वेश्चन में दम था। बहुत दम ले लिया, एक पेज भर दीजिए। चल अब जो 3 क्वेश्चन बचा है, कितना 4 क्वेश्चन और बचा है ना, कल बताएंगे वो, ठीक है ना?